नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको कोई स्पेशली टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं। आज का करंट का हमारा इशू है, जो इशू है आज का वो है रेमिटेंसेस। हमारे इंडिया में रेमिटेंसेस बढ़ रही है, उसी के सिलसिले में आज की वीडियो होने वाली है। रेमिटेंसेस क्या होती है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस किस कंट्री से आती है, और सबसे ज़्यादा किस कंट्री से आती है और किस स्टेट में आती है, आज की पूरी वीडियो में यही बताएंगे। तो आज खबर ये है, खबर में इस समय ये चल रहा है कि जो भारत की रेमिटेंसेज है उसमें इजाफा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब है कि जो भारत की रेमिटेंसेज थी वो 2021 में यानी 2021 में 7.5% थी। अगर इसको हम बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 89.4 बिलियन डॉलर, जिसका आंकड़ा 2021 में इतना था। और ये बढ़ के अब 2022 में 7.5% से बढ़ करके 12% हो गया है। मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। कितना, 7.5 से बढ़ करके 12% हुआ है। अगर इसको हम डॉलर की बात करें तो डॉलर में ये 89.4 से बढ़ करके 100 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज होता है वो आता कहाँ से है, और सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आता कहाँ से और किस स्टेट में आता है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेज आता है वो आता है यूएस से यानी अमेरिका से, और यूके यानी ब्रिटेन से आता है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि रेमिटेंसेज होते क्या हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जैसे बहुत सारे लोग भारत के ऐसे होते हैं जो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। पहले जो भारत के लोग जाते थे विदेशों में काम करने के लिए वो गल्फ़ कंट्री में जाते थे, जैसे आपका अरब हुआ, अरबियन हुआ, ठीक है, और इराक हुआ, ईरान हुआ, कुवैत हुआ, यहाँ सब लोग जाते थे पहले। वहाँ पर जाने का रीज़न ये था कि हमारे जो इंडिया के जो लेबर थे या इंडिया के जो लोग थे वो अनस्किल्ड थे। मतलब कि वो टेक्नोलॉजी उनको इतना ज़्यादा पता नहीं था, वो केवल एक लेबर के हैसियत से ही जाते थे। मतलब उनको कोई भी चीज़ आता नहीं था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसलिए वहाँ पर वो एक लेबर के हिसाब से काम कर रहे थे। और चूँकि वो लेबर के हिसाब से काम करते हैं तो जानते ही हो कि लेबर को कितना ज़्यादा वेतन मिलता है। लेबर को ही, जाहिर सी बात है, लेबर को कम वेतन मिलेगा। और जो पढ़े लिखे होते हैं, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, रैदर दैन उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो जो भारत के जो लोग थे पहले वो कुवैत, इराक, ईरान जाते थे। लेकिन आज के सेशन में क्या है कि हमारे इंडिया वाले अच्छे खासे स्किल्ड पर्सन हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छे डेवलप हो रहे हैं। उनका जो माइंडसेट है वो टेक्नोलॉजी में है, नई नई तकनीक सीख रहे हैं। तकनीक सीखने के बाद वो फॉरेन जा रहे हैं। फॉरेन में कहाँ, स्पेशली यूएसए और यूके। वहाँ पर चूंकि जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ का टेक्नोलॉजी पर जो बहुत ज़्यादा रिसर्च चलते हैं, बहुत ज़्यादा शोध संस्थान है। तो यहाँ के जो भारत के लोग हैं वो यूएस से और यूके में जाते हैं। इस वजह से चूंकि उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, वो नासा में भी जाते हैं, अलग अलग ऐसे शोध संस्थानों में जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रेमिटेंसेज यानी उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो बात करते हैं कि जो रेमिटेंसेज होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। बात कि कोई पर्सन हो, अगर वो विदेशों में जा करके पैसे कमा रहा है और उसकी फैमिली इंडिया में रहे, विदेशों में कमाएंगे, तो विदेशों में कमाने के बाद कुछ पैसे यानी उनकी इनकम का कुछ हिस्सा वो अपने फैमिली के लिए भेजेंगे, भारत में जो जाएगा। तो वो अगर वो नॉन कॉमर्शियल ट्रांसफ़र है, मतलब कि अगर उसको व्यवसाय के लिए ना भेजा जाए, केवल उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए, परिवार का जीवन यापन करने के लिए भेजा जाए, तो वो हो जाता है रेमिटेंसेस। इसी को ही रेमिटेंसेस बोलते हैं। अगर दूसरी बात करें हम, तो जो रेमिटेंसेस होता है, एक बार मैं आपको कंक्लूजन बता दूं, इसका क्रक्स क्या है कि जो भारत के लोग हैं अगर वो विदेशों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे धन कमा रहे हैं, वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसे का कुछ हिस्सा अगर भारत में अपने परिवार के लिए भेज रहे हैं, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन चलता है, तो वो होता है रेमिटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेमिटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो रेमिटेंसेस होता है वो ज़्यादा क्यों है। ठीक है, रेमिटेंसेस ज़्यादा क्यों है। रेमिटेंसेस ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो भारत के लोग हैं वो अब स्किल्ड हो चुके हैं, उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा नॉलेज हो गया है, यानी वो एक प्रकार से सर्विस देने के लिए तैयार हैं। उनके पास जो लेबर की कैपेबल थी वो धीरे धीरे घट रही है। हालांकि 2021 में जो आपका रेमिटेंसेस था वो 7.5% था, यानी 89.5 बिलियन डॉलर थी, लेकिन वही 2022 में बढ़ करके 12% हो गई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत के लोग स्किल्ड हो रहे हैं, वो विदेश में जा करके टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा वो पैसा अपने इंडिया में अपने परिवार वालों को ज़्यादा भेज सकेंगे। इसीलिए आपका रेमिटेंसेस भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्किल्ड पर्सन है,
इसीलिए उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, भारत में पैसा ज़्यादा भेजेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, पोस्ट कोविड, यानी जब कोविड आया था, कोविड आने के बाद से कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जिनके मालिक ने, जिनके ऑनर ने क्या किया, अपने जो लेबर हैं, उनके जो लेबर हैं, उनके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में इजाफा किया, उनकी सैलरी में इंक्रीज़ किया उनकी सैलरी को, जिस वजह से उनकी सैलरी बढ़ी और वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने भारत में भेजे, अपने परिवार वालों को भेजे, जिससे उनके जीवन यापन चल सके। इसी प्रकार भी आपका रेमिटेंसेस ज़्यादा हो जा रहा है। और तीसरी चीज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से रेमिटेंसेस ज़्यादा होते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आपकी मुद्रा यानी घरेलू मुद्रा यानी विदेशी स्तर पर उसकी वैल्यू घट जाए तो ये होती है डेप्रिसिएशन। वो भी किसकी वजह से, मार्केट बेस पर, यानी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी यानी घरेलू मुद्रा, जैसे आपका रुपया है, अगर वो रुपया इंटरनेशनल पर उसकी जो कीमत है वो डाउन हो रही है, घट रही है, तो होती है डेप्रिसिएशन। इसकी वजह से कैसे आपका जो रेमिटेंसेस वो बढ़ता है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अभी विदेश में काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए विदेश में काम कर रहा है वो, ये व्यक्ति है भारत का है, इंडिया का है, वो फॉरेन में काम कर रहा है। जब ये फॉरेन में काम करेगा, जाहिर सी बात है इसकी जो इनकम होगी वो डॉलर में होगी, या जहाँ पे काम करेगा वहाँ की डोमेस्टिक मनी के टर्म में होगी इनकी सैलरी। उसके बाद मान लीजिए कि ये भारत का बंदा है, विदेश में काम कर रहा है, तो यहाँ उसको सैलरी मिलेगी। अब समझिए कैसे कि जो डेप्रिसिएशन है उससे रेमिटेंसेस बढ़ता है। सपोज डैट पहले ये जो कमाता था, विदेश में जो कमा रहा है, वो पहले कमाता था तो अपने इंडिया में यानी भारत में अपने परिवार वालों के पास, मान लीजिए कि जैसे पहले मान लीजिए कि जो $1 है पहले वो हुआ करती थी 60 रुपये के, ठीक है, और अब यानी बढ़ गई है, यानी $1 डेप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन का मतलब है 80 रुपये। जब आपका डॉलर यानी $1 बराबर 60 रुपये हुआ करता था, तब मान लीजिए कि अगर ये जो विदेश में रह रहा है व्यक्ति है, अगर वो 4 रुपये भेजता है यानी $4 भेजता है अपने भारत में, तो $4 अगर वो भेजेगा तो कितना घर वाले के पास पहुंचेगा, मतलब कि 4 6 जा 24 यानी 240 रुपये। 240 रुपये जब वो $4 भेजता था इंडिया में तो वो 240 रुपये भेजता था। लेकिन चूंकि अब डेप्रिसिएशन हो गया है, रुपए की वैल्यू घट गई है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी $1 में अब 80 रुपये। कहने का मतलब है अगर आप 80 रुपये देंगे तो आप $1 ले सकते हैं। तो उस केस में अगर वही 4 रुपया फिर से वो अपने गांव भेजता है, अपने देश भेजता है, अपने परिवार वाले के पास, तो अब देखते हैं वो कितने रुपए भेजता है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 80 में तो हो जाएगा 320 रुपये। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपका जो डेप्रिसिएशन नहीं हुआ था यानी $1 में 60 रुपये था, तो वो 240 रुपये ही अपने घर बेचता था यानी इंडिया में। लेकिन जैसे ही डेप्रिसिएशन हुआ, रुपए की वैल्यू घटी, यानी $1 80 रुपये के बराबर हो गई, यानी 80 रुपये दे करके आप अब $1 को खरीद सकते थे। पहले तो 60 रुपये दे करके, क्योंकि अब क्या है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी, हमारी जो घरेलू मुद्रा है उसकी कीमत घट गई है, यानी अब हमें 80 रुपये देना पड़ रहा है $1 को खरीदने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जो विदेश में रहने वाला व्यक्ति है वो $4 भेजेगा, तो $4 जब वो भेजेगा तो अब वो कितना भेजेगा, 320 रुपये। पहले 240 भेजता था, अब 320 रुपये भेज रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रेमिटेंसेज भी आपकी बढ़ रही है। तो ये कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से आपकी जो रेमिटेंसेज है वो भारत में बढ़ रही है। अब दूसरा चीज़ जो मैं बात करूँ, रेमिटेंसेज से भारत को फ़ायदा क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं कि रेमिटेंसेज से भारत को फ़ायदा क्या क्या हो रहा है। ध्यान से समझिएगा इसको। जो हमारा रेमिटेंसेज है उससे भारत को फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लीजिए जो पहला फ़ायदा है वो है आपके फॉरेक्स में इजाफा, यानी फॉरेक्स आपका मजबूत होगा, यानी आपके पास जो विदेशी मुद्रा है वो ज़्यादा मात्रा में आएगी। कैसे, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति अभी विदेश में काम कर रहा है, तो जब ये विदेश में काम करेगा तो जो जिसका घर जहाँ इंडिया में है, तो विदेश में काम करने के बाद जो उसको सैलरी होगी, जो उसका वेतन होगा, जो कमाएगा, तो उस कमाने के दौरान अपने कमाई का कुछ हिस्सा वो इंडिया में भेजेगा। जब वो इंडिया में भेजेगा तो इंडिया में वही नहीं भेजेगा, यानी डॉलर भेजेगा, क्योंकि ये डॉलर क्या है, ये कॉस्ट मनी है, यानी हार्ड करेंसी है। बताएंगे बाद में हार्ड करेंसी क्या होती है। तो ये डॉलर क्या करेगा, डॉलर भेजेगा इंडिया में। जब ये डॉलर इंडिया में भेजेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो फॉरेक्स है, इंडिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है
उसमें भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से भारत को ये फायदा होगा कि भारत का जो फॉरेक्स है यानी विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें इजाफा होगा, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरी चीज़, अगर और रेमिटेंसेस से भारत को और क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए कि जब ये व्यक्ति जो फॉरेन में भी काम कर रहा है जब इंडिया में भेजा तो फॉरेन एक्सचेंज यानी जो आपकी फॉरेक्स है उसमें वृद्धि हुई। दूसरी चीज़, जब वो अपनी आय का कुछ हिस्सा भारत में भेजेगा तो जहाँ पर डेप्रिसिएशन की वजह से पहले 240 रुपये भेजता था, यानी अब डेप्रिशिएट हुआ हमारा रुपया तो 320 रुपया, कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है यानी उसके परिवार की जो इनकम है उसमें भी कई सारी मात्रा में क्या हुआ, इजाफा हुआ, उसमें भी कई सारी मात्रा में बढ़ोतरी हो गई। और दूसरी चीज़, जब आपके पास यानी आपके परिवार के पास जो व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है, अगर उसके पास जो सैलरी आएगी अगर उसका एक बड़ा अमाउंट वो इंडिया में भेजेगा तो इंडिया में भेजने के बाद से लोग क्या करेंगे, उनके पास अब ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब ज़्यादा वो डिमांड करेंगे किसी चीज़ की, ज़्यादा मांग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई भी क्या होगी, उसी डिमांड के अनुसार होगी। और जब सप्लाई ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उस वस्तु की जिस वस्तु की वो डिमांड करेंगे उसकी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई को बढ़ाने का मतलब है कि आपके लेबर लगाने पड़ेंगे, और लेबर लगाने के पड़ेंगे इसका मतलब है कि जो निचले तबके वाले लोग हैं उनकी भी इनकम में क्या होगा, वृद्धि होगा। आई होप आपको समझ में आया। और तीसरी चीज़ क्या हुआ कि भारत को और क्या फ़ायदा हो सकता है, भारत को ये फ़ायदा हो सकता है कि जब हमारा व्यक्ति यानी इंडिया का जो व्यक्ति है अगर वो विदेश में काम कर रहा है तो विदेश जहाँ पे वो काम कर रहा है और हमारा इंडिया, इन दोनों का रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेमिटेंसेस भारत में क्यों बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो रेमिटेंस है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग फॉरेन में काम करने जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रेमिटेंसेस महाराष्ट्र में आते हैं। और दूसरे नंबर आता है आपका केरला, यानी केरल के लोग, पहले केरला नंबर 1 पर होता था, यानी वहाँ के लोग ज़्यादा विदेशों में जाकर के काम करते थे। लेकिन करंट टाइम में आपका जो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग फॉरेन में जाते हैं, यानी यूएसए या अमेरिका में जाते हैं या ब्रिटेन में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सैलरी भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा विदेश वाले हमारे जो है भेज रहे हैं इंडिया में। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो। ठीक है, मिलते हैं तब तक किसी और अच्छे सेशन के साथ, किसी और करंट में जो इशू चल रहे हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।